गुड इवनिंग फ्रेंड, एक बार आप सभी का फिर से ऑलवेज टॉप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 11 स्टार्ट किया था। लेसन नंबर 11 जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इसमें हमने नेत्र के बारे में पढ़ा कि मानव नेत्र क्या है, क्या उसके भाग हैं और उसके क्या क्या वर्क है, सबके बारे में पढ़ा। इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो था वो हमारा था समंजन क्षमता। यहाँ से वापस शुरू करते हैं समंजन क्षमता से कि समंजन क्षमता है क्या और कहाँ इसका यूज होता है। देखो भाई, कल हमने पढ़ा कि जब भी कोई वस्तु आपके सामने रखी होती है तो उस वस्तु से क्या होती है, प्रकाश की किरणें हमारी आंखों से वस्तु पे ऊपर आपतित होती है और उस वस्तु से क्या होती है, वापस परावर्तित कहाँ होती है, परावर्तित होकर हमारी आंखों में आएगी और प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। कहाँ होता है प्रतिबिंब का निर्माण? हमारी आंखों में, रेटिना पे होता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम प्रतिबिंब बनेगा, यानी पहली बार जब प्रकाश की किरणें आपके आंखों में परावर्तित होकर जाती है, तो हमें पता है कि हमारे आंखों में क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। उस उत्तल लेंस की वजह से क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो होता तो कैसा है, वास्तविक है, लेकिन बनता कैसा है, उल्टा है। अब क्या होती है, वहां पर क्या होती है, हमारी पक्षमाभी पेशियां होती है। अब वो पक्षमाभी पेशियां क्या करती है, उस सूचनाओं को कहाँ लेके जाएगी, मस्तिष्क में लेके जाती है। मस्तिष्क उन सूचनाओं को पढ़ता है, वापस उस पर विश्लेषण करता है और वापस सूचना किसको देता है, पक्षमाभी पेशियां को देता है। वो पेशियां क्या करती है, वो सूचना जो लेकर आई है, अब वो क्या करेगी, उस प्रतिबिंब को क्या बंद कर देती है, वापस सीधा कर देती है। तो ये प्रोसेस था, ये क्या थी, क्रियाविधि थी कि किसी भी वस्तु को आंखों के द्वारा कैसे देखा जाता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था संबंधन क्षमता के बारे में। ये संबंधन क्षमता क्या है वो देखिए, जब किसी भी वस्तु को आपकी आंखों से दूर या पास में लाया जाता है, दूर अथवा पास में लाया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे आंखों में जो लेंस लगा होता है, उस लेंस का आकार जो होता है वो क्या होता है भाई, या तो बड़ा होता है और या क्या होता है, छोटा होता है। तो देखो, लेंस के आकार में परिवर्तित होना क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखो, बड़ा या छोटा होता कैसे, उसके बारे में पढ़ना है भाई, ठीक है। तो देखो, हमें पता है कि हमारे आंखों में क्या होती है, पक्षमाभी पेशियां होती है। तो इन पक्षमाभी पेशियों की वजह से क्या होता है भाई, इन पेशियों की वजह से ही क्या होता है, आकार जो होता है वो क्या होता है, बड़ा अथवा छोटा होता है। तो देखो, ये हमारी आंखों में क्या है, पक्षमाभी पेशियां। अब क्या होता है, पहली कंडीशन में मान लीजिए इन पेशियों में तनाव होता है। तनाव का मतलब होता है खींचना, ठीक है, यानी तनाव। तनाव में क्या होगा, इसको साइंटिफिक फॉर्म में हम कहते हैं शिथिलन। शिथिलन, शिथिलन का मतलब होता है तनाव होना, खिंचाव होना। खिंचाव होगा तो क्या होगा कि जो लेंस होता है उस लेंस के आकार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब उस आप लेंस को खींचेंगे, देखो भाई, यहां पर मान लीजिए ये हमारा लेंस है ऐसे, ठीक है, हमें पता है ये भी क्या होता है, पेशियों का बना होता है। यहाँ पर क्या होती है, आपकी पक्षमाभी पेशियां होती है ऐसे। ये पक्षमाभी पेशियों से क्या होता है, ऐसे जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर क्या होती है, हमारे पक्षमाभी पेशियां होती है ऐसे। अब इनमें क्या होता है, खिंचाव होता है। खिंचाव होगा तो क्या होगा भाई, देखो ये इसको यूं खींचेंगे तो हमें पता है ये भी क्या होता है, पेशियों का ही बना होता है, छोटी कोशिकाओं का बना होता है। जब इसको खींचा जाएगा तो इसका जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। कैसा होगा भाई, साइज जो होता है वो लेंस का क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। देखो, जब साइज इसका पतला होगा तो इसकी फोकस लेंथ जो होती है, क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये फोकस दूरी जो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब फोकस दूरी बढ़ती है तो क्या होगा, जब फोकस दूरी बढ़ेगी इसका मतलब अब वस्तु जो होती है वो हमें दूर तक दिखाई देती है। ये हो गई कंडीशन नंबर फर्स्ट। जब क्या होता है, पेशियों में शिथिलन होता है, यानी जब पेशियों में क्या होता है भाई, अपने तनाव उत्पन्न होता है। अब इसकी विपरीत स्थिति क्या है, वापस हमारी मान लीजिए पक्षमाभी पेशियां हैं। इन पक्षमाभी पेशियों में क्या होता है, यहां पर तनाव था, अब तनाव नहीं होकर क्या होती है, वो सिकुड़ जाती है। तो देखो, मान लीजिए ये पक्षमाभी हमारी क्या है, पेशियां। अब इन पक्षमाभी पेशियों में क्या होता है भाई, सिकुड़न होती है। सिकुड़न का मतलब क्या होगा, वो आपस में क्या बनेगी भाई,
पास पास आएंगी, सिकुड़न। जब सिकुड़न होता है तो हमें पता है कि जो लेंस का आकार होगा वो पतला नहीं के होके क्या हो जाता है भाई, मोटा हो जाएगा। देखो जब लेंस का साइज मोटा हो जाता है तो इसकी फोकल दूरी जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। और जब फोकस दूरी घट जाती है इसका मतलब अब जो हमारे पास होगी यानी नजदीक जो वस्तु होती है ना वो आपको आसानी से क्या होती है, दिखाई देनी शुरू हो जाती है। पास अथवा नजदीक, पास की जो वस्तु होती है वो क्या होती है, आपको आसानी से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ठीक है भाई। और अगर फोकस दूरी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसका मतलब होता है कि दूर वस्तु जो स्थित है वो आपको आसानी से दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब जब आप किसी वस्तु को हमारे नेत्र से आगे यानी नेत्र के पास लाते हैं अथवा नेत्र से दूर लेकर जाते हैं तो जो नेत्र लेंस होता है यानी नेत्र में जो लेंस लगा होता है, इस लेंस में क्या होता है, लेंस का जो आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा अथवा छोटा होता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया, ये भाई पक्षमापी पेशियां हैं। इन पेशियों में क्या होता है, या तो शिथिलन होता है यानी या तो ये क्या करेंगी, तनाव में आएंगी, अथवा इनमें क्या होता है, सिकुड़न होती है यानी ये सिकुड़ जाती है। और देखिए जब तनाव होगा तो ये क्या करेगी, उस लेंस को क्या करेगी, खींचेगी। और आपको पता है कि जब आप इसको खींचेंगे लेंस को तो लेंस का साइज क्या होगा, ऐसे पतला हो जाएगा भाई, ये ऐसे पतला हो जाएगा। जब ऐसे पतला होगा तो क्या होगी, उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी। फोकस दूरी बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई वस्तु आपसे दूर है तो वो आपको क्या होती है, आसानी से दिखाई देती है। इसके विपरीत जब पक्षमापी पेशियों में क्या होता है, सिकुड़न होता है, तब उसका आकार जो होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। घट जाती है इसका मतलब अब आपके पास वस्तु जो होती है वो क्या होती है, आपको आसानी से दिखाई देना शुरू कर देती है। तो ये है भाई समंजन क्षमता। अब हम बात करते हैं नेत्र में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं उनके बारे में। देखिए नेत्र में जो दोष हैं वो भाई अपने कितने तरह के हैं, देख लीजिए भाई कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले जो अपने दोष होता है वो हम पढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। उसके बाद हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। थर्ड हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ठीक है भाई, ये तीन हम महत्वपूर्ण हैं आपके तीनों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, ठीक है, कि कौन सा है क्या है। चलो भाई अब बात करते हैं सबसे पहले जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए जरा दृष्टि दोष जो है ये सामान्यतः उन पुरुषों में होता है जिनकी आयु क्या हो जाती है, अधिक होती है। जिनकी आयु जो है, उम्र जो है वो क्या होती है भाई, अधिक होती है। ठीक है, उम्र क्या होती है, अधिक होती है। अधिक का मतलब देखो जरा, जरा का मतलब होता है जर, जर का मतलब होता है बूढ़ा। ठीक है, यानी जब आप क्या उम्र क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी जब हम वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे तो क्या होता है, वृद्ध अवस्था में सामान्यतः जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष में क्या होता है कि आपको ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब हमारी आंखें जो होती है या हमारी आंखों में जो लेंस लगा होता है वो अपनी समंजन क्षमता को क्या कर देता है, खो देता है। यानी अब चाहे वस्तु आपसे दूर रखी है चाहे आपके पास रखी है, हमारी समंजन क्षमता यानी पक्षमापी पेशियां जो होती है वो वर्क नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, काम नहीं करती है। इसका मतलब फोकस दूरी में भी चेंजेस नहीं आता, यानी उसकी फोकस दूरी ना तो कम होगी ना बढ़ेगी। तो इस अवस्था में क्या हो जाता है, मनुष्य या वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं उनको जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
इस दोष में क्या होता है भाई, इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इन आंखों का हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन से हो सकता है कि इन आंखों को सही किया जा सकता है। तो इसका निवारण यही है कि शल्य चिकित्सक के द्वारा क्या किया जाएगा, इनका ये दृष्टि दोष जो है वो दूर किया जाएगा। चलो दूसरा नेक्स्ट आता है अपने निकट दृष्टि दोष। देखो भाई ये दोनों दोष जो है ना, यानी ये जो रोग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इनके नाम के आधार पर पहले इनको समझते हैं है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है क्या भाई, पहले इसको समझ लें अच्छे से। देखिए निकट दृष्टि दोष इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी आंखों से निकट यानी पास की जो वस्तु होती है वो तो क्या होती है, आसानी से दिखाई देती है, आसानी से दिखाई देती है। लेकिन अगर दूर की वस्तु, अगर दूर की जो वस्तु है वो आपको दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, तो इसका मतलब है कि आपको कौन सा रोग हो गया भाई, इसका मतलब ये है कि आपको हो गया है निकट दृष्टि दोष। समझ आ गई ये बात। जब हमारी आंखों से निकट अथवा पास स्थित वस्तु तो क्या होती है, आसानी से दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थित वस्तु जो होती है वो आपको आसानी से दिखाई नहीं देती है। इस अवस्था में जो हमें दोष होगा यानी रोग जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूसरा आता है अपने दूर दृष्टि दोष। देखो दूर दृष्टि दोष का एक और नाम होता है भाई जो आपकी बुक में दे रखा है, हो सकता है कि आप ये पढ़े फिर कहेंगे आपने सर कोई अलग पढ़ा दिया। अलग कुछ नहीं है भाई, इसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, तो एक नाम तो इसका क्या है भाई, एक नाम है इसका दूर दृष्टि, दूसरा मैंने आपको बता दिया दीर्घ दृष्टि रोग। अब देखो भाई ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं इसकी। इसमें इसका विपरीत होता है भाई। विपरीत क्यों, देखो नाम क्या है निकट दृष्टि, इसका है दूर दृष्टि। इसका मतलब यहां क्या होगा, यहां जो है इस आंख से यानी ये जो नेत्र होगा इस नेत्र से दूर की वस्तु जो होगी यानी दूर की वस्तु आसानी से दिखाई देगी, आसानी से दिखाई देगी, लेकिन पास की रखी वस्तु जो होती है यानी नेत्र के अगर पास के कोई वस्तु है तो वो आपको आसानी से या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब कौन सा दोष हो गया भाई, दीर्घ दृष्टि अथवा दूर दृष्टि रोग उत्पन्न हो गया है। अब इन दोनों रोग का कारण क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम कारण कि इनमें कारण क्या है, किस कारण ये दोनों दोष उत्पन्न होते हैं। तो भाई दोनों का कारण मैं एक साथ बता रहा हूं क्योंकि दोनों ही एक ही जैसी चीजें होती है, दोनों में ही एक तरह का ही क्या होता है कारण होता है क्या है वो समझ लीजिए। देखिए सबसे पहली बात यह होती है कि हमारा जो नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, नेत्र लेंस, अगर इस नेत्र लेंस के आकार में क्या होता है परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन की वजह से क्या हो जाता है ये दोष उत्पन्न हो सकता है, पहली कंडीशन। सेकंड देखो जब आकार में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, परिवर्तन होगा तो जो हमारे लेंस जो होता है इस लेंस की जो फोकस दूरी है इनमें भी क्या होगा परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन होगा तो इसको मैं दोनों पॉइंट को एक वर्ड में ये लिख सकता हूं कि अगर हमारे नेत्र की यानी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता जो है, समंजन क्षमता जो है ये अगर क्या हो जाए परिवर्तित हो जाए तो क्या होता है दूरदृष्टि अथवा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इन दोनों को मैंने एक वर्ड में लिखा है भाई। थर्ड ये है कि जो हमारा नेत्र है
आपको पता है नेत्र किस में उपस्थित होता है? नेत्र गोलक में। ये हम बात कर चुके हैं भाई कल, मैंने आपको बताया था नेत्र जो होता है वो नेत्र गोलक में स्थित होता है। अगर इस नेत्र गोलक का जो आकार होता है, इसके आकार में क्या हो जाए भाई? परिवर्तन हो जाए, आकार में परिवर्तन। अगर आकार में क्या हो जाता है? परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं भाई? निकट दृष्टि अथवा दूर दृष्टि रोग जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। चलो भाई, ये बात हो गई इनके कारण की। अब हम समझते हैं कि होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, कि निकट दृष्टि दोष जो होगा उसमें होगा क्या। देखिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें आपको मैंने बता दिया कि इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो आपको क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु आपको पूर्ण रूप से या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। चलो देखो, इसमें होगा क्या। इसमें यह होता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो होता है वो हमें पता है कहां बनता है भाई? प्रतिबिंब जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है हमारी रेटिना के ऊपर। कहां बनता है? रेटिना पर, रेटिना पर। लेकिन कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो रखा है, यानी निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष जब होता है तो निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से पहले बनता है। कहां बनता है भाई? रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना से क्या बनेगा भाई? पहले बनेगा। और यही कारण होता है कि जब हमारा प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, इसका मतलब इस अवस्था में आपको सिर्फ निकट की वस्तु ही, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। समझ आ गई भाई बात? कारण क्या है इसका? निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बन जाता है? रेटिना से थोड़ा पहले बनता है, और इसी वजह से क्या होती है, हमें निकट की वस्तु तो क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की जो वस्तु होती है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। तो भाई ये हमारा हो गया इसका कारण। समझ आ गई बात? अब हम इसको कैसे समझते हैं? इसको हम समझते हैं सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से, कि है क्या, कैसे बनता है और इसका निवारण क्या है। क्या ऐसा हम उपयोग करें लेंस का अथवा दर्पण का जिससे इसको क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं इसको डायग्राम से बता देता हूं। हम बना लेते हैं पहले इसके डायग्राम। देखो, मैं यहां पर एक नेत्र बना रहा हूं, ठीक है। नेत्र में सिर्फ मैं नेत्र गोलक ही बना रहा हूं भाई, ठीक है। तो समझ लेना इसको अच्छे से। ये मान लीजिए कोई नेत्र गोलक है, ऐसे, ये है हमारा नेत्र। जब कोई व्यक्ति सही है, यानी उसमें किसी तरह का दोष नहीं है, दोष नहीं होगा तो क्या होगा? दोष नहीं उत्पन्न होगा तो देखो, प्रकाश की किरणें आएंगी। मान लीजिए यूं प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, और हमें पता है देखो यहां लेंस होता है भाई, ठीक है ना। मैं लेंस भी बना देता हूं ताकि आपके दिक्कत नहीं रहे, कंफ्यूजन नहीं रहे, आपको समझ आती रही चीजें। यहां मान लीजिए हमारे क्या है? लेंस है, ठीक है। ये लेंस है, ये लेंस। चलो भाई, एक प्रकाश की किरण ये है, दूसरी क्या है भाई? दूसरी देखो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये ऐसे, दोनों क्या होंगी? इस लेंस से क्रॉस होंगी। और हमें पता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के ऊपर। तो देखो यहां से प्रकाश की किरणें जो आएंगी वो सीधे यहां चली जाएंगी, ठीक है। ये नेत्र किसका है? ये नेत्र है सामान्य
सामान्य पुरुष का या सामान्य नेत्र है ये, ठीक है। मैं पुरुष नहीं लिख के नेत्र लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है कि सर पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं आप, महिलाओं में भी तो हो सकता है ना। तो ये है भाई सामान्य नेत्र की अवस्था, जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर ही बनता है। यहाँ हमने पढ़ा है क्या होता है, रेटिना होता है, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर ही बनता है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए क्या है, दोष उत्पन्न है। उत्पन्न है तो क्या होगा भाई, देखो उत्पन्न होगा तो डायग्राम बता देता हूं कि अगर रोग है तो क्या होगा, रोग होगा तो भाई देखो ऐसा होगा। यहां मैं वापस लेंस बना देता हूं, प्रकाश की किरण जो है वो ऐसे आएगी, ऐसे, और जब प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण जो होती है वो क्या होती है, रेटिना से पहले मिल जाती है भाई। ये लो, ये कौन सा है नेत्र, ये है निकट दृष्टि दोष युक्त, निकट दृष्टि दोष युक्त, ठीक है। यानी ऐसा नेत्र है जिसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो रखा है। तो हमने अभी पढ़ा था कि नेत्र, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो देखो भाई प्रतिबिंब हमारा यहां बन चुका है, यहां बन गया, इसका मतलब देखो इसको पास की चीजें ही दिखेंगी, अब दूर की वस्तु इनको नहीं दिखेंगी। अब क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि ये प्रकाश की किरणें जो है वो यहां नहीं मिलके कहां मिले, रेटिना के ऊपर मिले। तो ये कब हो सकता है, जब इसके सामने हम ऐसे लेंस का उपयोग करें जो प्रकाश को क्या करती है, अभिसारी नहीं करके क्या करती है, अपसारी, यानी उसको फैलाने का काम करती है। देखो तो प्रकाश की किरणें दोनों ऐसे फैलेंगी ना पहले, तो फैलने के बाद क्या होगा, लेंस की फोकल दूरी बढ़ जाएगी, तो फैलेगी तो क्या होगा, लेंस का आकार बढ़ेगा, बढ़ते ही क्या होगी, ये प्रकाश की किरणें सीधी यहां आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उस लेंस की या इसके निवारण की। तो वे कहते भाई मैं यहां बना रहा हूं इसके निवारण का डायग्राम, ये 3rd नंबर डायग्राम। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, आपको समझने में इजी रहेगा। ये लीजिए भाई, ऐसे बना लिया अपन, और यहां पर मैंने बना दिया इसका लेंस, ये लीजिए भाई। अब लेनी है भाई हमें प्रकाश की किरणें। जैसे मान लीजिए मैंने 2 प्रकाश की किरणें ली। देखो अब हमें क्या करना है कि जो प्रकाश की किरणें ले आ रही है आंखों में, नेत्र में आ रही है, उसको क्या करना है, हमें यहां पर नहीं करके थोड़ा क्या करना है, इसको ऊपर लेना है, ताकि क्या होगा, जब अपवर्तित होंगी तो डायरेक्ट यहां आकर क्या कर जाए, मिल जाए, ठीक है। तो अब हमें एक ऐसा लेंस लेना है जो प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठी नहीं करे, ठीक है, यानी एक ही पॉइंट पर लाकर सारी किरणें क्या हो, एकत्रित ना हो। प्रकाश की किरणें जैसे ही उस लेंस से गुजरे तो क्या हो, बिखर जाएं, यानी एक पॉइंट पर आकर नहीं मिले। बिखरेंगी तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें थोड़ी सी साइज बढ़ेगा, बढ़ते ही क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और फोकल लेंथ बढ़ते ही क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इस निवारण में, यानी इनके लिए क्या करते हैं हम, जब किसी भी व्यक्ति को क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उस अवस्था में, इस अवस्था में या इसके लिए या इस दोष के संशोधन के लिए, निकट दृष्टि दोष को क्या करना है, आपको दूर करना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, आपको याद रखना है, इसके लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। देखो भाई दर्पण का नहीं करते हैं, ध्यान रखना है ना, अवतल लेंस का, समझा गई बात। तो अब हमें बनाना है अवतल लेंस, ये लीजिए भाई, अब मैं बना रहा हूं इसके सामने अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस का मतलब, हम लेंस नहीं करके क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। आपको पता है हमारे, जैसे ही मान लीजिए आपको आंखों से कम दिखाई देता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, चश्मे का करते हैं। अब ये चश्मा एक तरह का क्या होता है, लेंस होता है, यानी प्रकाश की किरण उससे क्या होती है, पास होती है ना, ऐसा तो नहीं है ना दर्पण का यूज़ करते हैं। चलो भाई, ये मान लीजिए हमारा क्या है, चश्मा है। अब क्या होगा,
अब देखो भाई इसका फायदा क्या है। अब प्रकाश की किरणें जैसे ही इसके ऊपर आएंगी, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, कोई ये मान लीजिए एक प्रकाश की किरण आई, ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे इसके ऊपर आई। अब यहां से क्या होगा, यहां से प्रकाश की किरणें क्या होंगी, फैल जाएंगी, फैल जाएंगी। इसका मतलब देखो अब प्रकाश की किरणें यहां से ऐसे जाएंगी और यहां से भी क्या करेगी, ऐसे जाएगी। समझ आ रही है भाई बात। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब हमें क्या हो गई, इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है। जैसे ही फोकल लेंथ बढ़ेगी तो प्रतिबिंब जो है वो वापस कहाँ बनना शुरू हो जाता है, रेटिना के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वो नेत्र है जिससे हमने क्या किया है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया है, यानी निकट दृष्टि दोष संशोधित नेत्र, संशोधित नेत्र। चलो भाई 3 डायग्राम है। पहला डायग्राम है हमारा सामान्य नेत्र है, यानी ऐसा नेत्र जिसमें किसी प्रकार के दोष उत्पन्न नहीं है। दूसरा है निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष मैंने हमने बता दिया पहले भी कि ऐसा दोष होता है, यानी ऐसी नेत्र होंगी जिनमें आपको निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब कौन सा रोग हो गया है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। इस दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब क्या किया हमने, यहां पर एक अवतल लेंस लिया। ये कौन सा लेंस है भाई, ये है हमारा अवतल लेंस, ये वाला, ये है अवतल लेंस। और इस लेंस से क्या होगा, प्रकाश की किरणें क्या होगी, अपसारित हो जाएंगी। अपसारित होंगी तो क्या होगा, लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बढ़ते ही प्रतिबिंब जो होगा वो क्या बनेगा, वापस रेटिना पर बनना शुरू हो जाएगा। ये है बात किसकी भाई, ये है निकट दृष्टि दोष की। ठीक है, निकट दृष्टि दोष व निवारण। ठीक है भाई, हमने यहां पर पढ़ लिया निकट दृष्टि दोष के बारे में और इसके निवारण के बारे में। निवारण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि निवारण के लिए क्या करते हैं भाई, निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, निवारण के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का, अवतल लेंस का। डायरेक्ट अगर आपसे पूछे तो हम डायरेक्ट 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है, या निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। कैसे भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको ध्यान रखना है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलो भाई, ये बात हो गई निकट दृष्टि दोष की। अब हम बात करते हैं भाई दूसरा हमारे पास क्या है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि अथवा इसी का ही दूसरा नाम क्या है, दीर्घ दृष्टि। दूर दृष्टि अथवा दीर्घ दृष्टि दोष। चलो भाई, इसमें ये होता है कि आपको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस अवस्था में कौन सा रोग हो जाता है भाई, दूर दृष्टि अथवा दीर्घ दृष्टि रोग उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इस रोग में जो प्रतिबिंब आपको बनता है वो प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर तो नहीं बनेगा। अगर रेटिना पर बन गया तो क्या होगा, वो सामान्य नेत्र होगी। लेकिन प्रतिबिंब जो इसमें बनता है वो कहाँ बनता है, इसमें जो बनता है वो रेटिना से आगे बनता है भाई, रेटिना से आगे। या मैं ये कह सकता हूं कि रेटिना के किधर बनेगा भाई,
पीछे जाकर बनेगा। आप आगे नहीं लिख के क्या करेंगे, पीछे लिख लें भाई, क्योंकि पहले हमने पढ़ लिया था आगे, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं रेटिना से पीछे बनेगा। ठीक है, चलो भाई अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। वापस वही डायग्राम बना लेते हैं भाई। मैं डायरेक्ट नेत्र बना रहा हूं है ना, जो क्या है जिसमें रोग उत्पन्न हो रखा है। चलो भाई, ये मान लीजिए है लेंस। चलो भाई, ये देखिए प्रकाश की किरण, पहली किरण ऐसे आई, दूसरी किरण ऐसे आई, दोनों अपवर्तित होती है और दोनों अपवर्तित होकर यहाँ आ जाती है। अब क्या होता है, अब देखो ये इनसे बाहर निकलेगी ऐसे और कहाँ मिल जाएंगी, यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, तो ये है हमारा रेटिना, नेत्र का क्या है, रेटिना। और हमें पता है कि यहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब। और जब यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमारे रेटिना के किधर बन रहा है भाई, पीछे बन रहा है। समझ गई भी बात। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस फोकल लेंथ को हम क्या कर दें, कम कर दें। कम करने के लिए क्या करना है, देखो भाई, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा लेंस प्रयोग में लेते हैं जिसमें क्या हो, प्रकाश की किरणें जो है वो क्या हो, अभिसारी हो, एक बिंदु पर जाकर क्या हो, केंद्रित हो, एक बिंदु पर केंद्रित हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई आपको, इसके लिए ये करना पड़ता है कि आपको उत्तल लेंस का क्या करना पड़ता है भाई, प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है, उत्तल लेंस का। चलो, ये लेंस नेत्र का। चलो, अब इस दोष को, इस रोग को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वापस उत्तल लेंस का। ये मान लीजिए हमारे नेत्र का है कोई उत्तल लेंस। चलो, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा भाई, देखो क्या होगा, प्रकाश की किरण सबसे पहले इस नेत्र में आएगा। ये देखिए भाई, लेंस में आया ऐसे, एक प्रकाश की किरण फिर कहाँ से आएगी, ऐसे आएगी। ये दो प्रकाश की किरण आई, आने के बाद यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ देखिए ये क्या होती है, अभिसारी लेंस है हमें पता है, तो ये क्या होंगी, ऐसे अभिसारी हो जाएगा ये। ठीक है भाई, ऐसे जब अभिसारी होगा तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो गई, इसकी चेंज हो गई, चेंज होगी। तो अब प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है, हमारा रेटिना पर जाकर बन जाएगा। इस अवस्था में क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। अब यहाँ से फिर प्रकाश की किरणें क्या होंगी, ऐसे एक ही बिंदु पर जाकर क्या हो जाएगी, केंद्रित हो जाएगी। और अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना के ऊपर जाकर बनेगा। ठीक है भाई, तो ये है दोष मुक्त या दोष के निवारण हेतु क्या है, किसका उपयोग करते हैं, ये है हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, आपसे डायरेक्ट 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि दूरदृष्टि या दीर्घदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है या किस लेंस अथवा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसमें तो किया जाता है भाई उत्तल लेंस का। और जब हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में किसका किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्लियर भाई। चलो, एक हमने और पढ़ा था, एक हमने पढ़ा जरा दृष्टि दोष, जो कहाँ होता है, वृद्ध अवस्था में होता है। जरा दृष्टि दोष,
इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में मैंने आपको बताया, देखो ना तो आपको पास की वस्तु दिखाई देती है ना ही आपको नजदीक की, यानी या तो आपको ना तो पास की दिखेगी ना ही दूर की दिखेगी। इसका मतलब ऐसा रोग होता है जिसमें आपके निकट दृष्टि और दूर दृष्टि, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों दोष जो है वो क्या होती है, एक ही नेत्र में क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाते हैं। ये दोनों जो होंगे क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, एक साथ होंगे। क्लियर? क्यों होता है इसका कारण बता चुका हूं। कारण वही होगा कि जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम वृद्ध अवस्था में जाएंगे हमारी बॉडी की या तो हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी की एफिशिएंसी जो होती है, वो क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और जब कम होगी तो क्या होगा, कोई भी बॉडी का पार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो क्या कोई ना कोई हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। और यही कारण होता है कि जब हम वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारी समंजन क्षमता जो होती है वो लेंस की, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है। कम होगा तो हमारे नेत्र में क्या हो जाता है, दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। चलो भाई, ये आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा। अब मैं जो उदाहरण बता रहा हूं, देखिए आपने कभी किसी वृद्ध व्यक्ति को अखबार पढ़ते हुए या किसी से बात करते हुए देखा होगा। वो क्या करते हैं, हमें पता है वृद्ध व्यक्ति क्या करेंगे, लेंस का उपयोग करेंगे। लेंस के उपयोग में आपको पता है कि चश्मे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग होता है, अभी देखो चश्मा लगा होता है अपने, है ना, और इस चश्मे में क्या होते हैं, लेंस लगे होते हैं। समझ आ गई भाई बात, चश्मा यूज करेंगे जिसमें क्या होता है, लेंस लगा होता है। क्लियर भाई? अब देखो क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है वो अखबार पढ़ रहा है या किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, तो क्या होता है, जब उसको दूर की या पास की वस्तु देखनी होती है ना, तो उसका अलग अलग चश्मा पहनने का तरीका होता है। क्या करता है, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई पास की वस्तु को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या देख रहा है, तो क्या करेगा, उस अवस्था में इस चश्मे को वो क्या करता है, नाक के ऊपर यहां रख लेता है, ऐसे थोड़ा सा नीचे करेगा, यहां नाक के ऊपर रखता है। इसका मतलब देखो अब वो क्या कर रहा है, नजदीक की वस्तु देख रहा है। जैसे ही उसको कोई दूर की वस्तु देखनी होती है तो चश्मा वो क्या लगाता है, प्रॉपर लगाता है, प्रॉपर लगा रहा है। इसका मतलब अब वो कौन सी वस्तु देख रहा है, दूर की वस्तु देख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी नेत्र हो जाती हैं जिसमें आपको दोनों तरह के रोग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए दोनों प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि देखो अगर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा तो हमें पता है निकट दृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारे नेत्र में क्या हो जाता है, दूर दृष्टि हो गया, तो इसका मतलब हम किसका उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब क्या करते हैं, अब एक ऐसा लेंस बनाया जाता है जो क्या होता है, इस लेंस को हम बोलते हैं द्विफोकल लेंस। द्विफोकल लेंस, देखो फोकल लेंस का मतलब ये हो गया कि ऐसा लेंस होगा जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, दो अलग अलग होंगी। अलग अलग देखो भाई, सीधी सी बात है, अलग अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि दोनों रोग है, दोनों में अलग अलग क्या करते हैं, आप लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों लेंस जब आप अलग अलग प्रयोग करेंगे तो इन दोनों की फोकल लेंथ भी क्या होती है, यानी फोकस दूरी जो होती है वो भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि जब अपने फोकस दूरी भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो हम कौन सा लेंस करते हैं उपयोग, द्विफोकल लेंस जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। यह है जरा दृष्टि दोष का निवारण। यानी जब जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो इस दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, इसको दूर करने के लिए द्विफोकल, या इसका नाम एक और भी होता है भाई, क्या होता है, द्विफोक्सित
द्विफोकसित लेंस। ठीक है भाई, इस दोनों टर्म को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया, अब उसके निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो द्विफोकल लेंस अथवा द्विफोकसित लेंस का उपयोग किया जाता है। ये हो गए भाई हमारे दृष्टि से जो भी अपने दोष थे उन सभी को हमने क्या कर लिया भाई, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर दोनों नेत्र जो हैं, हमारे दोनों नेत्र जो हैं वो सिर पर सामने की ओर स्थित हैं, तो इससे फायदा क्या होगा भाई हमें। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आप ऐसा सोचें कि सर अगर हमारे नेत्र जो है वो यहां नहीं होके पीछे की तरफ हो तो फायदा होगा ना, बिल्कुल होगा भाई। लेकिन समझें कि जिसने भी हमें बनाया होगा या भगवान ने जब हमें बनाया है तो आपको पता है कि हमें बड़े फुर्सत से बनाया भाई, है ना। तो फुर्सत से बनाया होगा तो उसने हमारे बारे में सोचा होगा, बहुत सोचा होगा, तब हमारी नेत्र जो थी वो कहाँ रखी है, उसने चेहरे के सामने रखी है। अब भगवान था वो चाहे जैसे बना सकता था भाई हमें, वो अगर चाहता कि आपके नेत्र जो है वो कहाँ हो, पीछे की तरफ हो, तो वो पीछे की तरफ बना देता। अब सुने इसका कारण क्या है। देखिए, जब नेत्र जो होते हैं वो अगर हमारे सिर पर सामने की ओर होते हैं तो जो दृश्य क्षेत्र होता है भाई, कौन सा क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, तो दृश्य क्षेत्र जो होगा वो आपका क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। जैसे हमने बात की थी भाई, एक आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, उस उत्तल दर्पण में क्या होता है, उसका उपयोग इसमें किया जाता है पश्च अथवा पार्श्व वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगर आपको याद हो तो तब मैंने बताया था आपको कि उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण जो होता है उसमें क्या होता है, दृश्य क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब सुने भाई, आंखों में भी ऐसा ही होता है। अब हमारा जो नेत्र है वो कहाँ है, हमारे एकदम फेस पे है, यानी हमारे सिर के सामने है, सामने वाले भाग पे है। इसका मतलब क्या है कि हमारा दृश्य क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, अधिक है। अगर मान लीजिए यही हमारे पीछे होता तो देखो आपको पता है कि पीछे की जो शेप है, अगर मैं बात करूं बैक साइड, तो आपको पता है ना ऐसे वक्राकार है। ठीक है, और आगे की अगर हम बात करते हैं ना तो आगे का हमारा सिर जो है वो ऐसे चपटा है भाई, ऐसे है। ठीक है, ऐसे अपना सिर है, तो हमारा नेत्र कहाँ है, यहाँ स्थित है। और अगर मान लो बैक साइड होता तो कहाँ होती, यहाँ होती। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो घुमाव है, हमें पता है कि कहाँ है, मोड़ ऐसे वक्राकार है ना, वक्राकार होगा तो उस अवस्था में क्या होगा कि इस तरफ की आपको वस्तु दिखाई देगी और इस तरफ की आपको वस्तु दिखाई देगी। लेकिन अगर हमारे सामने कोई वस्तु रखी होगी ना तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। समझ आ रही है मेरी भाई बात, क्योंकि देखो पीछे से हमें पता है वक्राकार है, हमारी शेप कैसी है, ऐसी है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा नेत्र यहां लगा होता पीछे की तरफ तो क्या होता, इसके सामने की वस्तु दिखती, और दूसरा नेत्र इधर होता तो इसके सामने की बनती। लेकिन अगर कोई वस्तु हमारे ठीक पीछे होती तो वो आपको दिखाई नहीं देती। अब क्या हुआ, अगर हमारे नेत्र कहाँ है, आगे की तरफ है, तो आपको पता है कि ये जो अंदर वाला नेत्र है ना, नेत्र गोलक जो होगा वो क्या करता है, थोड़ा मूव होता है। मूव होगा तो क्या करेगा, इसका दृश्य क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, अधिक होगा। और दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, इसी वजह से क्या होता है, यही हमारा कारण है कि ये हमारे सिर पर सामने की ओर स्थित है। इसका ये है सबसे बड़ा फायदा। तो ये भाई बात हो गई हमारे किसकी, नेत्र की उपस्थिति की, कि नेत्र हमारा उपस्थित कहाँ है। ठीक है भाई, तो नेत्र से संबंधित जो भी चीजें थी वो हम सारी कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले का वीडियो जो है वो जरूर देखें आप, कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो इससे पहले मैंने नेत्र के बारे में बताया है, नेत्र की संरचना के बारे में हमने पढ़ा है, नेत्र में कौन कौन से भाग है उनके बारे में पढ़ लिया, और उसके नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में हमने पढ़ लिया। आज वापस समंजन क्षमता से शुरू करने के बाद हम इस नेत्र से संबंधित जो भी हमारे क्या थे, दोष थे, उनके बारे में पढ़ा। और एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि नेत्र जो है वो हमारे दोनों नेत्र जो होते हैं वो हमारे सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं, इससे हमें फायदा क्या है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं, तो ये फायदे का मैंने क्वेश्चन बता दिया। यानी जब हमारे नेत्र जो है वो दोनों कहाँ है, हमारे
फेस पर यानी सिर पर सामने की ओर स्थित है। इससे क्या होता है, हमारा दृश्य क्षेत्र और बढ़ेगा। जब दृश्य क्षेत्र आपका बढ़ जाता है तो हमें क्या होती है, वस्तु देखने में क्या होती है, आसानी होती है। और यही कारण होता है कि दोनों नेत्र जो होते हैं वो हमारे सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। अगर पीछे की तरफ होंगे तो हमारा दृश्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाता है। इसलिए अगर पीछे की तरफ होता तो हमें फायदा नहीं होता। अब आगे की तरफ है, इससे क्या होता है, दृश्य क्षेत्र आपका ज़्यादा होगा। कभी आप देख रहे हैं किसी वस्तु को तो आप महसूस करना इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि साइंस है। देखो, जब तक आप फील नहीं करेंगे, जब तक आप इन चीज़ों को खुद प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको बातें समझ नहीं आएंगी। क्योंकि ये चीज़ें आपको बुक में पढ़ी हुई भी मिल जाएंगी, ये चीज़ें आपको बुक में आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं उसको आप ज़रूर देखें कि हाँ, मैं ऐसे अगर कर रहा हूँ, ऐसे अगर मैं देख रही हूँ तो उससे फ़ायदा क्या है, तो उस चीज़ों को समझें। क्योंकि हमारा दृश्य क्षेत्र क्या होता है, देखो यहाँ तक आपको दिखता है। जब हम अपनी आंखों की बात करते हैं तो यहाँ इतना एरिया, यानी अब देखो इसके सामने तक है ना, ये पूरा कवर होता है, ठीक है। तो हमारा दृश्य क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी वजह से क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है, ठीक है भाई। तो आज हमने पढ़ लिया नेत्र से संबंधित सारी चीजें। कल स्टार्ट करेंगे प्रिज्म। अब तो देखो, अभी तक पार्ट हमने किया है मानव नेत्र, ठीक है। अब ये जो रंग बिरंगी दुनिया है ना, इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल कि रंग बिरंगी दुनिया में है क्या, इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।